हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय एजुकेशन चैनल प्रभावी एजुकेशन। आप सबका स्वागत करता हूं। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने सेंटर एंड स्टेट का रिलेशन पढ़ा था। आज इस वीडियो में इंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ेंगे। स्टेट्स के बीच में रिलेशंस, डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारे भारत में, बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है एंड क्या कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए प्रोविज़न है उनके रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, उन सब की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो मैं फिर से स्वागत करता हूँ। चैप्टर 15 है ये, इंडियन पॉलिटी का, और रेफरेंस है लक्ष्मीकांत का। तो लक्ष्मीकांत की किताब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं एंड या फिर किसी भी सिविल सर्विस, स्टेट की सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज दिस सीरीज़ इज़ टोटली डेडिकेटेड फॉर दीज एग्जामिनेशंस। एंड बहुत एफर्ट डाल के मैं इसको तैयार कर रहा हूँ। एक और सीरीज़ है मेरी इंडियन इकोनॉमी की, बाई रमेश सिंह करके है। प्लेलिस्ट इस चैनल पे है, तो उसको भी सर्च करके ज़रूर देख लेना। दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है वहाँ पे। 57 आवर्स का टोटल कोर्स है, तो आप बड़े ही आसानी से 5 दिन के अंदर इसको ख़त्म कर सकते हैं। साथ में PDF भी मिल जाएगा आपको, एंड इस कोर्स का भी PDF लास्ट में मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो इससे क्या होगा, देखो, रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो। मटेरियल पढ़ के छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। जब भी होगा कुछ आपका सिलेक्शन, तो वो रिवीजन के बेसिस पे ही होगा, बिकॉज आपके माइंड में जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है, वो तभी बैठेगा जब उसको बार बार आप देखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार रिवाइज करोगे। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं PDF देता हूँ। PDF आपको इंडियन इकोनॉमी वाले सीरीज़ में भी मिल जाएगा। इस सीरीज़ में भी मैं वादा करता हूँ लास्ट में आपको PDF ऑलरेडी मैं तैयार कर रहा हूँ, पूरा PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। इससे पहले बता दूँ कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या प्रोविजंस है रिलेटेड टू इंटर स्टेट रिलेशंस। तो इंटर स्टेट की कमिटी, शिष्टाचार, कमिटी का मतलब होता है शिष्टाचार। इंटर स्टेट में मतलब डिफरेंट स्टेट्स के बीच में शिष्टाचार बना रहे। एंड इसके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, जैसे कि एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। मतलब जब भी इंटर स्टेट, दो स्टेट के या फिर दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में वाटर को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके यूज, उसके स्टोरेज, उसके एक्सेट्रा, उस पर कोई काम करना हो, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए स्पेशल प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटर स्टेट काउंसिल। तो इंटर स्टेट काउंसिल बेसिकली सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पे इसको 1990 में ही VP सिंह गवर्नमेंट, उस समय जनता सरकार थी, जनता गवर्नमेंट थी, उन्होंने इंटर स्टेट काउंसिल 1990 में ही इस्टेब्लिश कर दिया था अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट है म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जब भी कभी स्टेट कोई या फिर सेंटर अपना एक्ट, उसका बाहर कहीं उसका इंटरप्रिटेशन निकाला जाए, तो उसको इग्नोर ना करे लोग। इसके लिए म्यूचुअल रिकॉग्निशन ज़रूरी है, पब्लिक एक्ट्स का, रिकॉर्ड्स का, और जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है उसका, इसका म्यूचुअल रिकॉग्निशन ज़रूरी है। इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको क्या पढ़ना है वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं पावर है और कहीं ना कहीं प्रोविज़न है फॉर द इंटर स्टेट रिलेशन को बनाए रखने के लिए। बिकॉज देखिए, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फ्री ट्रेड हो, फ्री कॉमर्स हो, फ्री इंटरकोर्स हो, तो बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से सबको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है, ताकि स्टेट के रिलेशंस को बनाया जा सके, मेंटेन किया जा सके। वो है जोनल काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट। तो जोनल काउंसिल्स इस्टेब्लिश किए गए थे बेसिकली, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आया था, एंड उसी के बाद, उसी एक्ट के द्वारा ये जोनल काउंसिल बनाया गया था। जोन्स में डिवाइडेड है हमारी कंट्री फॉर द कोऑर्डिनेशन पर्पस,
तो 5 जोन है, उनकी भी चर्चा कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो मैंने आपको बताया था कि एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक प्रोविज़न है जिसके द्वारा जब भी स्टेट्स के बीच में विवाद होता है, स्पेशली वाटर को लेकर, उनके स्टोरेज, उसके वाटर के यूज, वो चाहे किसी पर्पस के लिए हो, उसमें कभी भी ऐसा, जैसे कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट, कावेरी रिवर का कर्नाटक, उसमें 4 पार्टियां हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु मेजर पार्टी है, उसके अलावा भी केरल है और पौंडीचेरी भी है, पुदुचेरी। तो ये सारे कुछ स्टेट्स हैं जो कि इस कावेरी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है। ऐसा डिस्प्यूट बहुत सारा है, टोटल 9 के आसपास ऐसे डिस्प्यूट है। इसके लिए ट्रिब्यूनल्स भी बनाए गए हैं, 9 ट्रिब्यूनल्स भी हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं, तो उसकी चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि कौन से आर्टिकल में ये प्रोविज़न है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को से रिलेटेड कौन से आर्टिकल में प्रोविज़न है। तो वो है आर्टिकल 262। यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है कि लॉ बना के एडजुडिकेशन, मतलब निर्णय दे जब भी स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है स्पेशली रिलेटेड टू वाटर, तो पार्लियामेंट को ये पावर है कि वहाँ पे वो लॉ बना के एडजुडिकेशन दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पार्लियामेंट में ऑल्सो प्रोवाइड दैट नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट इस मैटर के ऊपर, जब भी मैटर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के अंतर्गत आर्टिकल 262 के अंतर्गत पार्लियामेंट के पास जब भी मैटर आता है, पार्लियामेंट उसके लिए ट्रिब्यूनल बना देती है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। वैसे केस में सुप्रीम कोर्ट को भी या फिर कोई भी कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट के अलावा, उसका वहाँ पे जुरिडिक्शन नहीं रहेगा, मतलब वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। जब भी ये मैटर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट पार्लियामेंट के पास आता है तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो बहुत महत्वपूर्ण है। इंटर स्टेट में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, स्टेट्स के बीच में जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट तो इंटरफेयर करती है, लेकिन स्पेशली इसके लिए, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए इसको बाहर रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है कि कहीं ना कहीं ऐसा मानना है देश विदेश में, जो आज तक ऑब्जर्वेशन है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेकर, वो ये रहा है कि ये कहीं ना कहीं पब्लिक मैटर है, लार्ज पब्लिक मैटर है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट अच्छे से डील नहीं कर पाएगी, और डील नहीं किया है अच्छे से जहाँ भी ट्राई किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें सरकारें ही पार्लियामेंट के द्वारा आपस में निर्णय ले लें, ट्रिब्यूनल डिसाइड कर दे, तो काफ़ी अच्छा होगा। तो ये, और इसका एडवाइस होता है, बाइंडिंग नहीं होता है। ट्रिब्यूनल का बेसिकली मैं बताता हूँ आपको इसका क्या प्रोविज़न है, आगे चल के मिल जाएगा। देखिए अब इन सब चीज़ों को ग्राउंड पे लाने के लिए, इन सारे प्रोविजंस को ग्राउंड पे लाने के लिए 2 एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, स्पेशली इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए 2 एक्ट बनाया गया। ये डिस्प्यूट तभी सॉल्व किया जा सकता है जब एक्ट बनाया जाए, तो इसके लिए 2 एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने। एक है द रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956, जो कि फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली, एंड ये तभी पॉसिबल होता है जब स्टेट्स के द्वारा रिक्वेस्ट आए। ठीक है, स्टेट के द्वारा रिक्वेस्ट आए। ऐसा नहीं है कि कहीं डिस्प्यूट चल रहा है और स्टेट रिक्वेस्ट लेके नहीं आई हैं, कहीं कोई बोर्ड बनानी है एंड स्टेट का रिक्वेस्ट नहीं है, तो पार्लियामेंट उसको नहीं बना सकती है। देखिए रिवर बोर्ड जो है वो बोर्ड इसलिए बनाया जाता है ताकि रेगुलेशन किया जा सके और डेवलपमेंट किया जा सकते। 2 कीवर्ड है यहाँ पे, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली। देखिए रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है, अगर रेगुलेशन ना हो तो कोई भी कुछ भी करेगा। मान लीजिए एक नदी है, कावेरी का एग्जाम्पल लीजिए, अगर वो कर्नाटक से निकलती है कोडगू से, और वो फिर फर्दर जाती है तमिलनाडु होते हुए निकलती है, अगर इसके रेगुलेशन ना हो तो सीधा कर्नाटक वहीं पे पानी रोक देगा। ठीक है, तो रेगुलेशन ज़रूरी है, रेगुलेट करना, कोई अथॉरिटी होनी चाहिए रेगुलेट करने की। तो रिवर बोर्ड्स बनाए गए हैं ताकि इन मैटर को देखा जा सके, इन पर रेगुलेशन, कुछ गाइडलाइंस ली जा सके। इनका डेवलपमेंट भी ज़रूरी है
स्पेशली रिवर्स का जो चैनल है, प्लस जो इनका रिवर वैली का डेवलपमेंट है, इंटर स्टेट रिवर का डेवलपमेंट है, वो भी देखना ज़रूरी है। वो भी टास्क रिवर बोर्ड को दिया गया है। बट इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि स्टेट के रिक्वेस्ट पे ही ये बोर्ड बनाई जाती हैं। जो स्टेट रिक्वेस्ट करती है उसको एक रिवर बोर्ड बना के दे दिया जाता है। नेक्स्ट है द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। ये भी 1956 में ही पार्लियामेंट ने पास किया था। द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, ये बेसिकली पार्लियामेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ही इसको शामिल करके बेसिकली इसको भी पास किया गया था, इस एक्ट को पास किया गया था, द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। इसमें प्रोविज़न ये है, इसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट एक एड होक ट्रिब्यूनल बना सकती है। जब भी कोई 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के बीच में वाटर को लेकर डिस्प्यूट होता है, जैसे कि एग्जाम्पल कावेरी का है, वैसा कोई भी डिस्प्यूट आता है तो एक एड होक ट्रिब्यूनल बना के, ट्रिब्यूनल देखिए कोर्ट से अलग होते हैं, जुडिशरी से अलग होते हैं। ट्रिब्यूनल देखिए इंटरप्रिटेशन तो इनका भी रहता है, ये भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, बट ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं नॉन जुडिशरी नेचर, क्वासी जुडिशरी नेचर के होते हैं, नॉन तो नहीं, क्वासी जुडिशरी नेचर के होते हैं। और कई बार ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन भी बाइंडिंग होते हैं, और कई बार बहुत कुछ सिमिलर रहता है कोर्ट और ट्रिब्यूनल के बीच में, जुडिशरी और ट्रिब्यूनल के बीच में। अंतर ये है कि ये प्रेसिडेंस वगैरह यूज नहीं करते हैं। प्रेसिडेंस का मतलब ये है कि जब कोर्ट को कोई मैटर देखना होता है तो वो पुराने ऐसा कोई केस आया है क्या उसको भी देखती है, लेकिन ट्रिब्यूनल्स ऐसा नहीं करते हैं। तो कुछ और भी अंतर है, ब्रॉडली मैं कभी आपको डिटेल में बता दूंगा, बहुत सारे अंतर हैं वैसे। तो ट्रिब्यूनल बनाया गया है ताकि इस मैटर को देखे, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट मैटर को देख सके, एड होक ट्रिब्यूनल बना के निर्णय दिया जा सके, डिसीजन दिया जा सके, और जो डिसीजन आएगा वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। तो ये भी फाइनल एंड बाइंडिंग होगा, जैसे कि कोर्ट का होता है, कोर्ट का भी फाइनल एंड बाइंडिंग होता है डिसीजन। यहाँ पे ये ट्रिब्यूनल जो कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के द्वारा बनाई गई है, इनका भी डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग होगा, जो भी पार्टी इसमें इन्वॉल्व होगी। नेक्स्ट है नीड फॉर एक्स्ट्रा जुडिशियल मशीनरी। क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपको कोर्ट के द्वारा ये प्रॉब्लम नहीं, सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ इन सब मैटर को देखने के लिए, स्टेट के बीच में जब भी विवाद होता है, तो क्यों वाटर से रिलेटेड इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को क्यों कोर्ट को नहीं दिया गया और एक एक्स्ट्रा जुडिशियल मशीनरी बनाई गई जिसको कहते हैं ट्रिब्यूनल्स। तो इसकी ज़रूरत इसलिए बनी क्योंकि इंटरेस्ट जो है यहाँ पे पब्लिक का है, पब्लिक एट लार्ज, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है, बिकॉज वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो यहाँ पे पब्लिकली जो किसी भी पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, पीने के पानी के पर्सपेक्टिव से, सिंचाई के पर्सपेक्टिव से, बिजली उत्पादन के पर्सपेक्टिव से, हर पर्सपेक्टिव से वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो लार्ज मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है इस चीज़ को लेकर। इसलिए ऐसा मानना है कि कोर्ट ये मैटर को ठीक से डील नहीं कर पाएगी, इसलिए ट्रिब्यूनल ही अच्छे से डील कर सकती है। ऐसा वर्ल्ड में भी एक्सपीरियंस है, इसीलिए ये बनाया गया है ट्रिब्यूनल, ये कोर्ट को नहीं दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अभी तक 9 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं अभी तक। उनका नाम जान लेते हैं। सबसे पहला है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1 इसलिए है क्योंकि 2 भी है, बाद में आएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये कृष्णा रिवर से रिलेटेड है। कृष्णा रिवर जो कि बहती है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इसके वाटर शेयरिंग, इसके यूज को लेकर कुछ विवाद है इन तीनों स्टेट के बीच में। और इस विवाद को सॉल्व करने के लिए 1969 में ही एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूनल है। तो आपको इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट जो ट्रिब्यूनल है उसमें कृष्णा वाटर डिस्प्यूट में कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो आंसर होगा महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1969। यहाँ पे जो पार्टीज़, जो स्टेट्स इन्वॉल्व हैं वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। नेक्स्ट है नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में विवाद है को सॉल्व करने के लिए देखा गया है। नर्मदा रिवर के वाटर को के यूज के स्टोरेज के से रिलेटेड ये विवाद है। 1969 में ये भी आया था, ये भी ट्रिब्यूनल बनाया गया था।
नेक्स्ट है रवि एंड ब्यास वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल्स, ये 1986 में स्पेशली टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ वाटर डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। नेक्स्ट है कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ये 1990 में बनाया गया था। यहाँ पे जो विवादित स्टेट्स हैं जिनके बीच में ये विवाद है वो है कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी, पुडुचेरी आजकल उसका नाम हो चुका है। द नेक्स्ट जो है वो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 है। मैंने शुरू में बताया था ये ट्रिब्यूनल 1 था और ये ट्रिब्यूनल 2 है जो कि 2004 में इसको बनाया गया था। और ये महाराष्ट्र, कर्नाटका और अगेन आंध्र प्रदेश के बीच के लिए है। वंशधरा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2010 में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में। महादाई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2010 में इसको भी बनाया गया था, गोवा, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र के बीच में। महानदी वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल, ये उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ के बीच में 2018 में, लेटेस्ट यही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंटर स्टेट रिलेशंस के लिए एक और इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है इस रिलेशन को बनाए रखने के लिए स्टेट्स के बीच में, वो है इंटर स्टेट काउंसिल्स। देखिए, सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था अपने रिकमेंडेशन में कि इंटर स्टेट काउंसिल बनाना चाहिए, ताकि देखिए कोऑपरेशन स्टेट्स के बीच में, स्टेट्स एंड सेंटर के बीच में बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो तभी बनाया जा सकता है जब आपस में बात हो। बात तभी होगी जब काउंसिल बनेगा। तो काउंसिल के मेंबर बहुत सारे लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन होते हैं, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। तो आर्टिकल 263 याद कर लेना, इसी में ये प्रोविज़न है कि इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जा सकता है फॉर द कोऑर्डिनेशन पर्पस बिटवीन द स्टेट्स। एंड कौन बना सकता है? तो प्रेसिडेंट बना सकते हैं। एंड प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो डिफाइन द नेचर ऑफ ड्यूटीज एंड पावर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर दे हैव टू फॉलो। ये सब डिसाइड करते हैं कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 263 स्पेसिफाई करता है ड्यूटी को, जो कि इंटर स्टेट काउंसिल को करनी होती है, वो इस मैनर में करनी होती है कि यहाँ पे इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइसिंग अपॉन डिस्प्यूट विच मे अराइज बिटवीन स्टेट्स कॉम्प्लीमेंट्री टू सुप्रीम कोर्ट्स, एडवाइजरी अनलाइक दैट ऑफ कोर्ट। देखिए, यहाँ पे बात ये है कि ये जो आर्टिकल 260, तो यहाँ पे जो आर्टिकल 263 है कुछ बताता है कि कैसे काम करना है, जो कि इंक्वायरी इनटू एंड एडवाइजिंग अपॉन द डिस्प्यूट, ये टास्क रहेगा इंटर स्टेट काउंसिल का। जब भी कोई डिस्प्यूट होता है दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में, तो वो उसको सॉल्व करने का काम बेसिकली इंटर स्टेट काउंसिल का है। और इंक्वायर करेगा, उसको देखेगा कि प्रॉब्लम क्या है और क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये एडवाइस करेगा। और कहीं ना कहीं जो काम है ये सुप्रीम कोर्ट का भी काम है कि इसका ओरिजिनल ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट का कि ये जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को ये सॉल्व करे, सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो कहीं ना कहीं इसके कॉम्प्लीमेंट्री, इसके साथ में इसको कॉम्प्लीमेंट करता है, इसके अगेंस्ट नहीं, इसके कॉम्प्लीमेंट में काम करता है ये इंटर स्टेट काउंसिल। एंड अंतर ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे काम कर रहा है, बट सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है, स्टेट्स को उसको बेसिकली मानना ही पड़ेगा। लेकिन जो इंटर स्टेट काउंसिल्स के डिसीजन होते हैं वो एडवाइजरी टाइप के होते हैं, स्टेट को ज़रूरी नहीं है कि उसको माने ही माने। तो ये एडवाइजरी नेचर का होता है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वाला जो होता है वो बाइंडिंग नेचर का होता है। अंतर ये है। नेक्स्ट है यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट्स इन विच द स्टेट्स और द सेंटर एंड द स्टेट्स हैव कॉमन इंटरेस्ट, ये भी इसकी ड्यूटी है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट्स विच द स्टेट्स और द सेंटर एंड द स्टेट्स हैव कॉमन इंटरेस्ट। तो कॉमन इंटरेस्ट वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना, उस पर डिस्कशन करना और उस पर सजेशन देना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्कशन तो कर लेगा, सजेशन भी देना है कि भाई क्या यहाँ पे सॉल्यूशन हो सकता है जो कॉमन इंटरेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट के लिए यूज़ किया जा सके उसको। नेक्स्ट है मेकिंग रिकमेंडेशन अपॉन एनी सच सब्जेक्ट एंड पार्टिकुलरली फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन ऑन इट।
ठीक है। ये तीनों बेसिकली ये 3 आर्टिकल 263 स्पेसिफाई करता है कि इसी मैनर के हिसाब से काम होना चाहिए इंटर स्टेट काउंसिल का। हालांकि प्रेसिडेंट को भी पावर है कि वो डिसाइड करे कि क्या ड्यूटी होगी इंटर स्टेट काउंसिल की। तो इसके अपार्ट 263 में बताया गया है कि ये सारी गाइडलाइंस है, इसके हिसाब से ड्यूटीज हो सकती है, ठीक है। कोई मतलब प्रेसिडेंट के अलावा ये गाइडलाइंस है, प्रेसिडेंट फाइनल अथॉरिटी टाइप है, प्रेसिडेंट डेफिनेटली डिसाइड करेंगे कि क्या करना है इंटर स्टेट काउंसिल को, बट एक होता है ना एक गाइडलाइन की तरह। आर्टिकल 263 में बताया गया है कि इनको इंक्वायर करना है, एडवाइस करना है डिस्प्यूट्स जो होती हैं उसको, एंड इनको इन्वेस्टिगेट करना है, डिस्कस करना है सब्जेक्ट्स जो कि कॉमन इंटरेस्ट की हैं, एंड इनको रिकमेंड करना है कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कि कॉमन इंटरेस्ट का है, उसके लिए कोऑर्डिनेशन एंड पॉलिसी का कोऑर्डिनेशन के लिए उनको रिकमेंड करना है। देखिए सेंट्रल काउंसिल प्रेसिडेंट ने अभी तक जो बनाए हैं उनका नाम जान लीजिए। तो प्रेसिडेंट ने अभी तक सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक काउंसिल हो गई, दूसरी सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, देन 4 रीजनल काउंसिल्स फॉर सेल्स टैक्स फॉर नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न जोन्स। तो ये सारे काउंसिल्स अभी तक बनाए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। एक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक ऐसा इशू है जिस पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरी है, तो एक काउंसिल बना दिया इसके लिए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए। तो स्टेट्स एंड सारी स्टेट्स आपस में बैठ के डिसाइड कर सकती है इस मैटर पे। देन लोकल गवर्नमेंट के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसके लिए एक सेंट्रल काउंसिल बनाया गया है। देन 4 रीजनल काउंसिल्स बनाए गए हैं सेल्स टैक्स के लिए, स्पेशली फॉर नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न जोन्स। देन नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। कैसे इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ? तो सरकारिया कमीशन बैठी थी 1983 में, और 1988 में इन्होंने अपना सबमिट किया था रिपोर्ट, और इन्होंने ही रिकमेंड किया था कि भाई एक इंटर स्टेट काउंसिल बननी चाहिए। जनता दल ने इसको मान लिया, उस समय इसको हेड कर रहे थे जनता दल को वीपी सिंह। इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया इंटर स्टेट काउंसिल 1990 में ही। और ये काउंसिल के अब मेंबर्स को जान लेते हैं कि कौन कौन से लोग इसके मेंबर्स होते हैं, कौन कौन सी पार्टीज इसके मेंबर होती हैं। तो सबसे पहले तो चेयरमैन जो है इसके वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट इसके मेंबर्स होते हैं। इनके अलावा चीफ मिनिस्टर जो है यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे कि दिल्ली एक ऐसी, पौंडीचेरी, पुदुचेरी कहते हैं इसको, ये ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव भी है। अभी की बात करें तो जम्मू कश्मीर ये सब भी लेजिस्लेटिव असेंबली वाली है। तो यहाँ पे भी सीएम होंगे। तो जो बेसिकली इसको इसमें मत मिलाना, क्योंकि यहाँ पे अभी सीएम का प्रोविज़न नहीं दिया गया है जब तक यहाँ पे फाइनलाइज ना कर लिया जाए। तो दिल्ली और पौंडीचेरी के सीएम यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ पे, तो इनके भी सीएम इसके मेंबर हैं। देन और कौन लोग हैं? एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। अब भाई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटर ही होंगे, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, कई सारे जगह पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। दादर एंड नागर हवेली, चंडीगढ़, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स अंडर प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। वैसे गवर्नर जहाँ जिस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल चल रहा है तो वहाँ के गवर्नर भी इसके मेंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो एक तो भैया होम मिनिस्टर होंगे ही 6 कैबिनेट मिनिस्टर में, और बाकी को नॉमिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, बाकी 5 को, ठीक है। एंड दे मे मीट, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटर-स्टेट काउंसिल मे मीट एट लीस्ट थ्राइस इन ए ईयर, ठीक है। एक साल में 3 बार इनको मीट करना होता है, और ये मीटिंग इन कैमरा होती है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है, कैमरा लगा के मीटिंग की जाती है। एंड ऑल क्वेश्चंस आर डिसाइडेड बाय कंसेंसस। जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे पहले वहाँ पे कंसेंसस हो जाता है कि ये क्वेश्चन रेज किया जाएगा।
तो ये सारी बातें होती हैं इसके फंक्शन में। देन एक स्टैंडिंग कमेटी भी है। अब काउंसिल तो एटलीस्ट 3 बार मिलती है साल में, लेकिन 3 ही बार मिलती है, लेकिन वैसे मुद्दों के लिए क्या जो कि कंटिन्यूअस नेचर के हैं, जिसमें कंसल्टेशन और प्रोसेसिंग कंटिन्यूअस होनी चाहिए, तो उसके लिए एक स्टैंडिंग कमेटी बना दी गई है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल 1996 में बनाई गई थी फॉर कंटिन्यूअस कंसल्टेशन एंड प्रोसेसिंग। एंड यहाँ पे जो इसके चेयरमैन होते हैं वो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं इसके चेयरमैन, और 5 यूनियन कैबिनेट इसके मिनिस्टर भी मेंबर होते हैं, प्लस 9 चीफ मिनिस्टर, रोटेशन वाइज 9 चीफ मिनिस्टर इसके मेंबर्स रहते हैं। ठीक है। देन अगला है यहाँ पे इसको कहीं ना कहीं असिस्ट किया जाता है सेक्रेटरीट के द्वारा, जो कि इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट कहा जाता है। देखिए, इंटर स्टेट काउंसिल को असिस्ट किया जाता है सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट में कौन लोग होते हैं? तो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, IAS अधिकारी होते हैं। तो इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट बनाया गया है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है इंटर स्टेट काउंसिल के काम में, और इसको हेड करते हैं सेक्रेटरी ऑफ टू द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक सेक्रेटरी इसको हेड करते हैं। और 2011 के बाद ये जो सेक्रेटरीट है इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट, ये सेक्रेटरीट ऑफ द जोनल काउंसिल की तरह भी काम करता है। तो ये दोनों फंक्शन करता है 2011 के बाद। देखिए, जोनल काउंसिल में भी सेक्रेटरीट का होना ज़रूरी है, ऐसा माना गया था। तो 2011 में बोला गया कि क्या अलग से सेक्रेटरीट बनाया जाएगा, जो ये सेक्रेटरीट है इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट, जो कि असिस्ट करती है, बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा असिस्टेंस दिया जाता है इंटर स्टेट काउंसिल को। यही सेक्रेटरीट को यूज़ कर लिया जाए जोनल काउंसिल के लिए। 2011 के बाद ये डिसीजन हो गया था, तो यूज भी किया जाता। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जुरिडिक्शंस को बांट रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने। मतलब ये है कि स्टेट्स अपने एरिया में ही, अपने टेरिटरी में ही इनका जुरिडिक्शन है, इसी में ही ये सुप्रीम है। ठीक है, बाहर ये अपना इनकी सुपरमेसी ख़त्म हो जाती है। तो ये हो सकता है कि इस वजह से, इसकी जुरिडिक्शन की वजह से, लिमिटेड जुरिडिक्शन की वजह से, इट इज़ पॉसिबल दैट द एक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ वन स्टेट में नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन अनदर स्टेट। ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि इनका ये एक्ट तो अपने एरिया में ही बना सकती है ना, अपना ही जुरिडिक्शन है इनका। ये एक्ट अपने एरिया के बाहर नहीं बना सकती है। अब जैसे मान लीजिए बिहार गवर्नमेंट है, तो बिहार सरकार अपनी एक्ट बनाएगी तो यूपी के लिए थोड़ी बनाएगी, वो बनाएगी बिहार के लिए। तो इसका जुरिडिक्शन लिमिटेड है। बट वैसे केस में एक चांस बन सकता है कि जो एक्ट से बना रही है, जो रिकॉर्ड्स है इस स्टेट का, इसको रिकॉग्नाइज ना किया जाए दूसरे स्टेट में, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो रिकॉग्निशन ज़रूरी है। रिकॉग्निशन के लिए क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली एक टर्म है जिसे कहते हैं फुल फेथ एंड क्रेडिट। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फुल फेथ एंड क्रेडिट देना चाहिए जो भी एक्ट है स्टेट की, जो भी रिकॉर्ड्स हैं स्टेट की, जो भी ये सारी बातें हैं स्टेट की एंड सेंटर की, उनके पब्लिक एक्ट्स, उनके रिकॉर्ड्स, उनके जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, सेंटर एंड एवरी स्टेट की, वो उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का जितना भी भाग है, हर जगह इनकी प्रोसीडिंग्स को, इनके एक्ट्स को, इनके रिकॉर्ड्स को, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, उसको वैल्यू मिलनी चाहिए, उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है। अब पब्लिक एक्ट्स का मतलब होता है कि दोनों एक्ट, लेजिस्लेटिव या एक्सिक्यूटिव, दोनों एक्ट को पब्लिक एक्ट कहते हैं। लेजिस्लेचर होता है, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी एक ऑर्गन है, 3 ऑर्गन्स है बेसिकली। तो पब्लिक एक्ट मतलब लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव एक्ट दोनों। पब्लिक रिकॉर्ड का मतलब ये है ऑफिशियल बुक, रजिस्टर और रिकॉर्ड मेड बाई ए पब्लिक सर्वेंट, उसको पब्लिक रिकॉर्ड कहेंगे। अब कोई भी रजिस्टर उठा के ऐसा नहीं कर सकते हो कि मान लो मेरी एक रजिस्टर है, पर्सनल रजिस्टर, उसको आप क्या क्लेम कर सकते हैं पब्लिक रिकॉर्ड है? नहीं। तो इसलिए डिफिनीशन भी जानना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं।
जनरल रूल मेंशन्ड अबव इज सब्जेक्ट टू द पावर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के ही सब्जेक्ट में ये सारे जनरल रूल हैं। इनको चाहे पार्लियामेंट तो इनसे प्रूफ मांग सकता है कि भाई आप दिखाइए कि आपके पब्लिक एक्ट का को क्यों रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, एंड इसका इफ़ेक्ट भी रिकॉग्नाइज कर सकता है पार्लियामेंट। नेक्स्ट, फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर्स ऑफ सिविल कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया आर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन एनीवेयर विद इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एग्जांपल से समझिए कि एक जजमेंट दिया या फिर कोई ऑर्डर दिया, ठीक है, और मान लीजिए चलिए सुप्रीम कोर्ट हटा दीजिए बिकॉज सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है ना, हाई कोर्ट का मान लीजिए, हाई कोर्ट के मान लीजिए हरियाणा के हाई कोर्ट ने या फिर किसी भी एक स्टेट का उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मान लीजिए एक डिसीजन दिया, एक ऑर्डर दिया मान लीजिए कि एक एक्सिक्यूशन करना है, ठीक है, किसी दूसरे एरिया में, तो क्या उसको विद इन इंडिया में नहीं एक्सिक्यूट किया जाएगा? क्यों नहीं किया जाएगा? ज़रूर किया जाएगा। और यही तो पब्लिक एक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग का जो फुल फेथ एंड क्रेडिट वाला प्रोसीजर है, ये यही है कि मतलब इसके लिए अलग से कोई काम नहीं करना पड़ेगा। जो भी डिसीजन दे दिया कोर्ट ने, अब मान लीजिए कोई बंदा के अगेंस्ट में डिसीजन है और वो बंदा बैठा है मान लीजिए मुंबई में और डिसीजन दिया गया इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा, तो क्या उसका एक्सिक्यूशन नहीं होगा? होगा। उसका एक्सिक्यूशन वो चाहे कहीं भी बैठा है इंडिया में तो होगा ही होगा, इसके लिए अलग से कार्रवाई नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ये एक अगला प्रोविज़न है जो कि आर्टिकल 301 से लेकर 307 एंड पार्ट 13 में इसको रखा गया है। इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए आर्टिकल 301 कहता है कि जो इंटर स्टेट ट्रेड है, कॉमर्स है, वो फ्री होना चाहिए, शैल बी फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, उस पर कोई भी चार्ज ना लिया जाए। ये इसलिए फ्री होना चाहिए ताकि जो बॉर्डर बैरियर्स है, मान लीजिए अब कई सारे स्टेट्स हैं इंडिया में, ठीक है, कई सारे स्टेट्स हैं। अब मान लीजिए एक स्टेट का है, गुजरात का है कि मैं जो ट्रेड है मैं मान लीजिए मध्य प्रदेश को अपने साथ ट्रेड नहीं करने दूंगा, उस पर कुछ चार्जेस लगा दे तो डेफिनेटली ट्रेड नहीं कर पाएगा मध्य प्रदेश। एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दे तो इससे क्या बैरियर बन जाएगा, बॉर्डर बन जाएगा। देश में बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, देश में को फ्री रखना है सबके लिए, एक सिटीजनशिप का है, तो ट्रेड भी एक ही फ्री होना चाहिए। जब लोग घूम सकते हैं फ्री तो ट्रेड क्यों नहीं? तो इसके लिए आर्टिकल 301 में प्रोविज़न है कि जो ट्रेड है, कॉमर्स है, इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, वो एब्सोल्युटली फ्री होगा। इससे बॉर्डर बैरियर तोड़ा जाएगा। एंड ऑल्सो एक्सटेंड्स द इंट्रा स्टेट ट्रेड। ये जो आर्टिकल 301 में प्रोविज़न है वो इंटर स्टेट ओनली नहीं है, मतलब एक स्टेट अलग स्टेट दूसरे अलग स्टेट के बीच में ही नहीं है। ये अगर मान लीजिए स्टेट के अंदर ही, मान लीजिए गुजरात के अंदर ही बड़ोदरा और सपोज गांधीनगर के बीच में ट्रेड करना है, तो क्या वो अलग हो जाएगा? उसके लिए प्रोविज़न ये लागू नहीं होगा। ये एक्सटेंड करता है इंट्रा स्टेट ट्रेड के लिए भी, मतलब किसी स्टेट के सिटीज़ भी अगर चाहें तो स्टेट के अंदर भी ट्रेड को नहीं रोका जा सकता है, ट्रेड फ्री होगा, एब्सोल्युटली फ्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 301 कहता है इज़ ए फ्रीडम, ये एक फ्रीडम है, ट्रेड से रिलेटेड है, ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है। ये सारे रेस्ट्रिक्शन से फ्री है, बट कुछ प्रोविजंस हैं जो कि आर्टिकल 302 से लेकर 305 पार्ट 13 में है, उस पे ये लागू नहीं होता है। तो ये जान लेते हैं कि ये प्रोविजंस क्या क्या हैं। तो देखिए, पार्लियामेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट। जब पार्लियामेंट चाहे तो ये जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, पब्लिक इंटरेस्ट दिखा के कि पब्लिक इंटरेस्ट को हानि हो रही है, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट को हानि हो रही है, इसको दिखा के रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, बट द पार्लियामेंट कैनॉट गिव प्रेफरेंसेस। मतलब इसका ये है कि पार्लियामेंट एक स्टेट को दूसरे स्टेट के ऊपर ज़्यादा महत्व नहीं दे सकता है, किसी को प्रेफरेंस नहीं दे सकता है ट्रेड एंड कॉमर्स के मैटर में। ये बस रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, वो भी तभी जब एक्सट्रीम केस हो जाए, पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो जाए तभी। अब देखिए, लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट कैन ऑल्सो इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, नॉट ओनली पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर जो स्टेट का है वो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। मैटर यही है कि पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए इशू, एंड इसके लिए लेकिन कंडीशन आ जाता है इनके लिए। एक बिल इनको
लेजिस्लेचर में डालना होगा, वो तभी डालना पड़ेगा, तभी डलेगा, लेजिस्लेचर में रखा जाएगा कि उसको पहले प्रेसिडेंट का सैंक्शन लेना पड़ेगा। इनको लेना पड़ेगा उस बिल पे पहले अनुमति प्रेसिडेंट से सैंक्शन लेना पड़ेगा। प्रेसिडेंट अगर सैंक्शन देंगे तभी जाके ये बिल रख सकते हैं लेजिस्लेचर में। एंड जो प्रेफरेंस है स्टेट लेजिस्लेचर वो दे सकती है, वन स्टेट ओवर अनदर स्टेट, और डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर नहीं कर सकता, प्रेफरेंस नहीं दे सकता एक स्टेट को दूसरे स्टेट के ऊपर, लेकिन जो स्टेट्स हैं वो स्टेट्स प्रेफरेंस दे सकती हैं एक स्टेट को दूसरे स्टेट के ऊपर। मान लीजिए कि एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए कि एक स्टेट है, लेट्स से तेलंगाना ट्रेड कर रही है 2 स्टेट्स के साथ, मान लीजिए आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तो तेलंगाना के पास ये ऑप्शन है कि कर्नाटका को ज़्यादा प्रेफरेंस दे आंध्रा के अपेक्षा में, या फिर आंध्रा को ज़्यादा प्रेफरेंस दे तेलंगाना के अपेक्षा में। तो प्रेफरेंस दिया जा सकता है स्टेट्स के द्वारा, बट सेंटर के द्वारा नहीं। नेक्स्ट है द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट कैन इम्पोज ऑन गुड्स इम्पोर्टेड, ठीक है, इम्पोज ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम और अदर states or union territories any tax to which similar goods manufactured in that state are subject. This provision prohibits the imposition of discriminatory taxes by the states. ठीक है, इस मतलब को समझिए, इस सेंटेंस को समझिए। इसमें कहा जा रहा है कि जो लेजिस्लेचर है स्टेट का, वो मान लीजिए कि एक स्टेट है, सपोज अगेन तेलंगाना समझिए, तेलंगाना एक स्टेट है, यहाँ पे तेलंगाना में मान लीजिए कि गन्ना ज़्यादा होता है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, गन्ना ज़्यादा होता है और गन्ना यहाँ पे इंपोर्ट भी हो रहा है ट्रेड के द्वारा इंपोर्ट भी हो रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ पे गन्ना हो रहा है और गन्ना बाहर से भी इंपोर्ट हो रहा है, और जो यहाँ पे गन्ना होता है इस पर ये टैक्स लगा। गन्ना तो मतलब टैक्सेबल होगा ही नहीं, एनीवे ये तो मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। बट कुछ और एग्जाम्पल पे ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि स्टील है, स्टील उत्पादन हो रहा है तेलंगाना में, और स्टील ये बाहर से भी मंगा रहा है, ठीक है, किसी अदर स्टेट से, और स्टील पे ये ऑलरेडी टैक्स लगा रहे हैं। अपने यहाँ जो उत्पादन हो रहा है और बाहर से जो मंगा रहे हैं, तो उस पर भी ये डेफिनेटली टैक्स लगा सकते हैं, क्योंकि इनको बैलेंस बनाना है, अपने स्टेट के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अपने प्रोड्यूसर्स के साथ डिस्क्रिमिनेट ना करें, इसके लिए ऐसा ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द फ्रीडम अंडर आर्टिकल 301 इज सब्जेक्ट टू द नेशनलाइजेशन ऑफ लॉ। नेशनलाइजेशन लॉ क्या है भाई? देखिए, नेशनलाइजेशन होता है जब भी, तो प्राइवेट कंपनियों को सरकार खरीद लेती है, उसमें मैक्सिमम हिस्सा गवर्नमेंट ले लेती है। कई बार नेशनलाइजेशन हुआ है, 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, देन 80 में दूसरे बार बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, सरकार ने किया था। तो ऐसा जब होगा, नेशनलाइजेशन लॉ जब आएगा, तो वहाँ पे फ्रीडम अंडर आर्टिकल 301 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट कैन अपॉइंट एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, पावर एंड ड्यूटीज़ भी दे सकती है इसको, बट नो सच अथॉरिटी हैज़ बीन अपॉइंटेड सो फार। देखिए, यहाँ का मतलब ये है कि पार्लियामेंट इन सब को करने के लिए, इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स के प्रोविजंस को अप्लाई करने के लिए एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बना सकती है, जिसको ये ड्यूटी भी और पावर भी इसको असाइन कर सकती है अपने हिसाब से, कि भाई ये सब चीज़ें फॉलो करने के लिए आपको ये ड्यूटीज, ये पावर दिए गए हैं। लेकिन ऐसी कोई आज तक अथॉरिटी बनी ही नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये समझो कि पार्लियामेंट इस पर्पस को पूरा करने के लिए, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के पर्पस को पूरा करने के लिए, जो कि डिफरेंट प्रोविजंस में दिए गए हैं आर्टिकल के, एक स्पेशल अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बना सकती है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बना सकती है पार्लियामेंट, लेकिन आज तक ऐसी अथॉरिटी बनी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं जोनल काउंसिल्स की। जोनल काउंसिल्स देखिए कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। जोनल काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि एक एक्ट पास करके, बिल बना के, एक्ट पास करके बनाई गई हैं। ये स्टेट्स की जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, तभी जोनल काउंसिल उसी एक्ट के द्वारा बनाया गया था।
इस काउंसिल के द्वारा जो भारत का डिवीज़न है वो 5 भागों में किया गया है, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न जोन। इसके बारे में जान लेंगे कि कौन से जोन में कौन कौन से स्टेट्स को रखे गए हैं, ठीक है। और सबके लिए एक एक जोनल काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप ये जो जोनल काउंसिल्स है देख लीजिए, लास्ट में है बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट जो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये सारे स्टेट्स इसमें है एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है। सेंट्रल जो जोनल काउंसिल है उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश है, इसका हेडक्वार्टर है वो इलाहाबाद में है। ईस्टर्न जो जोनल काउंसिल है वो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा के लिए है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है। देन वेस्टर्न जो जोनल काउंसिल है उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। साउदर्न जो जोनल काउंसिल है वो उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एंड पौंडीचेरी है, इसकी हेडक्वार्टर चेन्नई में है। अब इसके बारे में जानते हैं कि जोनल काउंसिल होते हैं। ये आपने देखा कि ये जोनल काउंसिल्स हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं, ऐसे डिवीज़न है, 5 जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो फैक्टर्स हैं, जब जोनल काउंसिल बनाया जा रहा था तो फैक्टर्स क्या क्या थे जो देखा गया, तो देखा गया कि नेचुरल डिवीज़न ऑफ कंट्री होना चाहिए। नेचुरल डिवीज़न ऑफ कंट्री, जैसे कि कंट्री को मतलब ऐसे डिवाइड करोगे तो ऐसे ही मिलेगा आपको। सेंटर पे अगर ले लो तो नॉर्दर्न में नॉर्थ में कुछ स्टेट्स हैं, देन मतलब एक नेचुरल डिवीज़न इसका एक फैक्टर है जो कि जब ये जोनल काउंसिल बन रही थी तो इसको माइंड में रखा था लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने। रिवर सिस्टम को भी माइंड में रखा गया एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसी के हिसाब से जोन्स बांटे गए ताकि जो रिवर सिस्टम है वो पर्टिकुलर जोन में ही हो। हर जोन में कुछ रिवर सिस्टम्स है, कुछ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। देन कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एफिनिटी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसको जोनल काउंसिल को जब बनाया जा रहा था तो अपने दिमाग में रखा गया था। देन मेंबर्स कौन कौन होते हैं जोनल काउंसिल के, तो देखिए होम मिनिस्टर, जितने भी जोनल काउंसिल्स हैं उसके होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके क्या होते हैं, चेयरमैन, सारे के 5 के हैं। जब भी मीटिंग अलग अलग होती है तो होम मिनिस्टर जाते हैं और प्रिसाइड करते हैं एज चेयरमैन। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द कंसर्न जोन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द जोन, ठीक है। एक जोन है मान लीजिए नॉर्दर्न जोन, तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन कौन से स्टेट के आएंगे, वो स्टेट के आएंगे जो उस जोन के पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 अदर मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट इन द जोन, तो 2 मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट ऑफ द जोन आएंगे, मेंबर रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी इन द जोन, मान लीजिए कोई यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर इसके मेंबर होंगे। नेक्स्ट है पर्सन, कुछ एडवाइजर्स, पर्सन एज ए एडवाइजर भी होंगे, मतलब इनके अलावा, इन मेंबर्स के अलावा कुछ एडवाइजर्स भी आएंगे। विदाउट द राइट टू वोट इन मीटिंग, तो इनके पास एक्सपर्ट टाइप के लोग होते हैं लेकिन इनके पास वोटिंग का राइट नहीं होता है। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं, ए पर्सन नॉमिनेटेड बाय प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन तो अब नहीं है, इसको जनवरी 2015 में हटा दिया गया था, नीति है इसके जगह पे। बट एक फैक्ट है आपको जानना जरूरी है, ए पर्सन नॉमिनेटेड बाय द प्लानिंग कमीशन, चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट इन द जोन, ठीक है, डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ ईच स्टेट इन द जोन। तो ये सारे लोग एज ए एडवाइजर्स आएंगे बट इनको वोटिंग राइट नहीं रहेगी। ईच चीफ मिनिस्टर्स एक्ट एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल बाय रोटेशन, ठीक है। होता क्या है, मान लीजिए कि जोन है, कोई भी जोन, नॉर्दर्न जोन है, ये भी कोऑर्डिनेशन के लिए है जोनल काउंसिल। जो जोन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो पॉलिसी की यूनिफॉर्मिटी हो, इसके लिए ये सारी चीज़ें, इस पर्पज़ को भी मैं आगे बता दूंगा। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर को कहा गया है रोटेशन वाइस चेयरमैन होंगे। अब देखिए किसी जोन में अगर 5 अगर स्टेट हैं तो हर बार मतलब वाइस चेयरमैन एक ही बंदा तो बनेगा नहीं, तो रोटेशन में चीफ मिनिस्टर्स बनते रहते हैं वाइस चेयरमैन, ठीक है, रोटेशन, होल्डिंग ऑफिस फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर एट ए टाइम।
तो एक बार में 1 साल के लिए ही होल्ड करते हैं चेयरमैन वाइस चेयरमैन अपने ऑफिस को। नेक्स्ट है प्रोमोटिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड सेंटर। दिस इज़ द पर्पस ऑफ जोनल काउंसिल। क्यों है? तो इसलिए है ताकि कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड सेंटर के बीच में। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट एंड सो ऑन, ये सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर कंसेंसस बनना चाहिए, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन होना चाहिए। एंड इसके जो फंक्शंस हैं जोनल काउंसिल के, वो डेलिब्रेटिव नेचर के हैं, मतलब बातों से चर्चा करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जोनल काउंसिल में मान लीजिए कि स्टेट्स के बीच में, किसी जोन के स्टेट के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, तो वो कैसे, वो डेलिब्रेटिव नेचर से ही सॉल्व किया जा सकता है, मतलब चर्चा करके ही सॉल्व किया जाए, ये काम है जोनल काउंसिल का। देन डेलिब्रेटिव एंड एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, या फिर इसको फंक्शन भी कह सकते हैं। तो इमोशनल इंटीग्रेशन कंट्री का कराना। देखिए जोनल काउंसिल में क्या होता है कि स्टेट्स जब मिलती हैं आपस में तो इमोशनल इंटीग्रेट होती हैं, एक साथ जुड़ती हैं। जब बातें होंगी तभी तो इमोशनल कनेक्टिविटी आएगी। तो इमोशनल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री इज़ वन ऑफ द फंक्शन और ऑब्जेक्टिव यू कैन से। नेक्स्ट इज अरेस्टिंग द ग्रोथ ऑफ एक्यूट स्टेट कॉन्शियसनेस, इकोनॉमिक एडवांसमेंट। तो इसका मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि स्टेट्स खुद में ही सोचना शुरू कर देती हैं, तो एक्यूट स्टेट कॉन्शियसनेस आ जाता है उनके बीच में। वो ऐसा सोचती है कि यार हमारा ही महान स्टेट है, बाकी स्टेट्स को इज्जत नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं वो एज ए फेडरल स्टेट्स को फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा अगर एक्यूट स्टेट कॉन्शियसनेस आ जाए किसी भी स्टेट में, तो इसको भी अरेस्ट करना, इसको रोकना, ये काम है, ऑब्जेक्टिव है। रीजनलिज्म, लिंग्विज्म एंड पार्टिकुलरिज्म ट्रेंड ऐसे को रोका जा सके। नेक्स्ट है रिमूविंग द आफ्टर इफेक्ट ऑफ सेपरेशन। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाता है, कई बार ऐसा हुआ है। जैसे कि बॉम्बे स्टेट से गुजरात को और महाराष्ट्र को अलग कर दिया गया था, गुजराती स्पीकिंग, और तो रीऑर्गेनाइजेशन कई बार हुआ है। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद कुछ ऐसा आफ्टर इफेक्ट ना हो सेपरेशन का, तो आपस में बात होगी तभी तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इसके लिए जोनल काउंसिल बहुत ज़रूरी है इंटीग्रेशन या फिर इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए। इनेबल द सेंटर एंड स्टेट टू कोऑपरेट। तो इससे होता क्या है कि जब भी होम मिनिस्टर पार्टी होते हैं, चेयरमैन होते हैं, जब जोनल काउंसिल की मीटिंग होती है तो कहीं ना कहीं कोऑपरेशन आता है सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में। नेक्स्ट है इवॉल्व यूनिफॉर्म पॉलिसीज। तो अगर मान लीजिए कि 5 स्टेट हैं किसी जोन में और आपस में बात करें तो पॉलिसीज़ में भी यूनिफॉर्मिटी आएगी, सहमति बनेगी कि भाई ये पॉलिसी ठीक है, हम भी अपने यहाँ लगाएंगे, आपके यहाँ लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी लगाएंगे। तो पॉलिसी का जो यूनिफॉर्मिटी है वो पॉसिबल हो सकता है। सक्सेसफुल एंड स्पीडी एक्सिक्यूशन ऑफ मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट है जो कि इस जोन के लिए है और उसमें स्टेट्स का कोऑपरेशन ज़रूरी है, मेजर डेवलपमेंट है, तो वो भी किया जा सकता है। जैसे कि रिवर वैली, ठीक है, हालांकि इसके लिए अलग बोर्ड है, ये इशू यहाँ पे, ये मैटर यहाँ पे सूट नहीं करता है। कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो जहाँ पे कोऑपरेशन की ज़रूरत हो तो इस जोनल काउंसिल से सॉल्व किया जा सकता है उसको। पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री बना रहता है। इनके अलावा जोनल काउंसिल्स के अलावा एक अलग एक्ट पास करके पार्लियामेंट ने नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक बनाया था, क्रिएट किया था। वो एक्ट था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 में पास किया गया था। इसके मेंबर स्टेट है असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम। ठीक है, इनका जो टास्क है वो जोनल काउंसिल की तरह है, बट कुछ अंतर है डेफिनेटली। ये जो इस काउंसिल है हैज़ टू फॉर्मुलेट ए यूनिफाइड एंड कोऑर्डिनेटेड रीजनल प्लान। देखिए इनका जो डेवलपमेंट का प्लानिंग होता है ये खुद का प्लान बनाते हैं, रीजनल प्लान बनाते हैं, वो बनता है काउंसिल, कवरिंग मैटर्स ऑफ कॉमन इम्पोर्टेंस। ठीक है, रिव्यू measures taken by the member states for maintenance of security and public order in region। ये सारे काम हैं, ये मैंने आपको दिखाई दिया था, ये 5 काउंसिल। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है
इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि चारों पॉइंट जोनल काउंसिल से रिलेटेड हो गया, ठीक है, देन इंटर स्टेट काउंसिल, देन पब्लिक एक्ट्स प्रोसीडिंग्स वगैरह, वो सब जो प्रोविज़न है फेथ वाला वो भी ज़रूरी है। ये सारी बातें इसमें बहुत ज़रूरी हैं, तो आपको इन सब मैटर को अच्छे से रिवाइज करना है। PDF आपको लास्ट में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।